देश के सबसे सनसनीखेज वारदातों में से एक सीरियल किलर जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। देश के अंदर हड़कंप मचा था, पूरा देश सहम गया था, देश के रोंगटे खड़े हो गए थे, देशवासी सकते में थे। सनसनीखेज वारदात जो बरसों पहले नोएडा के निठारी में घटी थी, निठारी कांड के नाम से जिसको जाना भी जाता है। उस वक्त 19 बच्चों और नाबालिग लड़कियों के शवों के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार करके टुकड़ों में काटकर बेरहमी से पास के ही नाले में D5 नाम की कोठी थी, उस कोठी के पीछे हत्यारों ने उस नाले में सारे शवों को फेंक दिया था और कई शवों के कई बॉडी पार्ट को पकाकर खाया भी था। इतना जघन्य अपराध किया था, इतनी क्रूर घटना जो भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। जब यह घटना घटी थी तो पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ी, पूरे भारत में सनसनी फैली, हंगामा हुआ, लोग हंगामा करने लगे। पुलिस जांच शुरू कर रही थी, लेकिन लोगों के भारी रोष, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मामले की जांच उस वक्त सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच अपने हैंडओवर की, तफ्तीश शुरू की, जांच की। पता लगा कि 19 नहीं बल्कि ये 16 नरकंकाल का मामला है। 16 बच्चों के साथ कुकर्म, लड़कियों के साथ बलात्कार, उसके बाद हत्याएं, फिर बॉडी पार्ट, कुछ के बॉडी पार्ट को पकाकर खाने जैसे जघन्य अपराध। उसके बाद शवों को काटकर पॉलीथीन में भरकर पास के पीछे वाले नाले में फेंक देने जैसी जघन्य घटना हुई है। 16 हत्याओं को उसने माना। लंबी जांच शुरू की, तफ्तीश हुई, पूछताछ हुई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई जिनके बच्चे मिस थे। अलग अलग थानों में जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, लगभग 19 गुमशुदगी आसपास के बच्चों की अलग अलग जगह दर्ज कराई गई थी, माता पिता द्वारा, परिजन द्वारा। उनके आधार पर जांच की गई, जांच को आगे बढ़ाया गया, आरोपियों से पूछताछ की गई। तो उन्होंने कई दिनों के बाद, महीनों के बाद एक चार्जशीट तैयार की। सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की। उसमें उस चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने कहा था, दरअसल नोएडा की जो निठारी कांड है, निठारी गांव है, उसमें D5 जो कोठी नंबर है, D5 जो ब्लॉक है, उसमें कोठी है, वो पंजाब के रहने वाले मुनिंदर सिंह पंडेर की थी। और ये कोठी उसने सिर्फ अय्याशी के लिए बनवाई थी, क्योंकि वो लगातार विदेश, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में रहता था और इंडिया आने पर या पंजाब से कभी आने पर दिल्ली जब आता था तो इस कोठी का अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता था। इसमें बाहर से कालगर्लों को बुलाता था और यहीं पर उसका एक नौकर हुआ करता था, नाम था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है और उत्तराखंड से निकलकर दिल्ली की ओर नौकरी की तलाश में निकला था। उसी जहां इस पंडेर की कोठी है D5, वहीं किसी और मकान में पहले नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद किसी तरह उसकी मुलाकात मुनिंदर सिंह पंडेर से हुई। इसकी कोठी पर आया, यहां खाना बनाने का, साफ सफाई का कार्य करने लगा। और जब जब मुनिंदर सिंह पंडेर विदेश से या पंजाब से दिल्ली आता तो वहां कुछ दिन ठहरता, उसके बाद वो अय्याशी करता। उसकी अय्याशी को देखकर सुरेंद्र कोहली की भी नीयत खराब हुई। इसको भी अपराध करने की इसके अंदर एक जिज्ञासा हुई, इसका मन भी भटकने लगा। उसके बाद इसने जघन्य अपराध की शुरुआत की। उस कॉलोनी के बच्चों को ये मौका देकर दोपहर के वक्त टॉफी, चॉकलेट देकर बुला लिया करता था और उनके साथ कुकर्म करने का प्रयास करके या करने के बाद उनको बाथरूम में ले जाकर उनका गला घोटकर बेरहमी से नृशंस हत्या करके शवों को काटकर पॉलीथीन में भरकर पीछे के D5 जो ब्लॉक में कोठी थी उसके पीछे नाले में डाल दिया करता था। लगातार एक के बाद एक ऐसी वारदातों को वो अंजाम दे रहा था। इस तरीके उसने कई बच्चों की पहले उनके साथ गलत काम किया, कुकर्म किया, फिर उनकी हत्याएं की, कई के अंगों को काटकर उसने पकाकर खाने की बात भी कबूली। बाकायदा सीबीआई की चार्जशीट में इस बात को मेंशन किया गया है, इस बात को लिखित में रखा गया है कि उसने कई बच्चों के जो शव हैं उनको काट कर पकाया भी। इसके बाद मामला सीबीआई के गाजियाबाद कोर्ट में गया, जहां सीबीआई का कोर्ट है, और कुल 16 FIR हुई थी बच्चों के कत्ल और कुकर्म, लड़कियों की हत्या और बलात्कार के मामले में। सीबीआई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो लंबा ट्रायल चला। सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला है वो सुनाया। पहले पंडेर की बात कर लेते हैं। जो कुल 6 मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए, 6 में से 3 में खुद सीबीआई की लोअर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, ये यहां रहता नहीं था, ये अक्सर यहां मौज मस्ती के लिए, अय्याशी के लिए आता था,
लिहाजा इसको इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। उसको 3 मामलों में बरी कर दिया। उसके खिलाफ 3 मामले और बचे, जिसमें दो को छोड़कर एक और तीसरा मामला था, वो बहुत जघन्य माना था सीबीआई ने। उसको फिर फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद वो सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है, वहां उस फैसले को चुनौती देता है और उसकी जो फांसी की सजा है वो रद्द कर दी गई। अब उसके खिलाफ सिर्फ 2 केस बचते हैं। उन दोनों में फिर सीबीआई ने उसको फांसी की सजा सुना दी और जो पंडेर है वो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है, अपने खिलाफ इस फैसले इस जेल की जो फांसी की सजा है इसको चैलेंज करता है। उसके बाद कोर्ट फिर फैसला सुनाता है। उसके बाद कल यानी 16 अक्टूबर 2023 को एक ऐतिहासिक फैसले के तहत उसको पूरी तरीके से बरी कर देता है। उसके खिलाफ जो 6 केस थे, 6 केस बरी हो गए। इस वक्त दासना में, गाजियाबाद की दासना जेल में बंद है और हो सकता है ऑर्डर आने के बाद 1-2 दिन के बाद उसको जेल से बरी किया जाए। अब तक जेल में ही था, कल उसको सारे केसों से बरी किया गया। अब 1-2 दिन के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जिसका सबसे मास्टरमाइंड, खूंखार, दुर्दांत अपराधी, मांस को खाने वाला, बच्चों की हत्या करने वाला, कुकर्म, बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने वाला, जिससे पूरा देश सनक गया था, पूरे देश में सनसनी फैली थी, देश में बड़े हंगामे हुए थे, विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसीलिए जहां सीबीआई को ट्रांसफर करनी पड़ी, जहां सीबीआई को देनी पड़ी। ये जो सुरेंद्र कोहली है, ये उत्तराखंड का, मैंने बताया आपको, रहने वाला था, अल्मोड़ा का रहने वाला। ये नौकरी की तलाश में वहां पहुंचता है और किसी तरीके से उसकी मुलाकात इस पंडेर से होती है। उसके यहाँ नौकरी करता है, उसके यहाँ अय्याशी का काम देख करके उसको खुद उसी काम में उतरने का मन करता है, उसका मन भटकता है, तो वो भी एक खौफनाक प्लान तय करता है। उसके बाद लगातार एक के बाद एक बच्चों को किडनैप करके टॉफी या चॉकलेट खिलाने के बहाने किडनैप करके उनके साथ कुकर्म करता है, हत्या करता है, काट के नाले में फेंक देता था। कई बार लड़कियां बुलाता था काम करने के बहाने से, किसी और बहाने से उनको बलात्कार करने के बाद, उनकी डेड बॉडी को काटने के बाद, मारने के बाद उसको खुद नाले में पीस करके भाग दिया करता था। अब ये सुरेंद्र कोहली है, इसके खिलाफ 16 जो केसेस हैं दर्ज हुए, 16 केस इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे सुरेंद्र कोहली के खिलाफ। उनमें से 3 मामलों में उसको फांसी की सजा सुनाई गई। 3 मामले थे उनके खिलाफ, उसके खिलाफ 16 में से 3 मामले थे, उसमें उसको फांसी की सजा हुई है। वो फिर अपने खिलाफ हुई सजा के अपने खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट वकील द्वारा पहुंचता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां उसकी सुनवाई होती है, चैलेंज करता है और उन 3 मामले में जो कुछ साल पहले हाईकोर्ट ने उसको बरी कर दिया, 3 मामले जो फांसी के थे उनको भी हाईकोर्ट ने अभी कुछ महीनों, कुछ साल पहले उसको बरी कर दिया। लिहाजा उसके खिलाफ अब केस बचे 13 में से एक केस था रिंपा हल्दर नाम की नाबालिग लड़की का, जिसका सुरेंद्र कोहली ने घर में बुलाकर बलात्कार करके उसकी डेड बॉडी को जघन्य तरीके से काट करके नाले में बहाया था, फेंका था। वो केस था। उस केस जो के बलात्कार वाला, ये हत्या वाला केस है, उसमें सीबीआई ने के लोअर कोर्ट ने इसको खुद फिर इसको फिर फांसी की सजा सुनाई। उसके खिलाफ फिर ये इलाहाबाद में गया, वहां भी इसकी सजा बरकरार रखी गई, वहां से फांसी हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहां से भी इसको निराशा मिली, वहां फिर इसको फांसी सुनाई गई। उसके बाद ही फिर एक चाल के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आता है और वहां कहता है कि मैंने बहुत टाइम से फांसी के डर से जी रहा हूं, मैं डर के साए में जी रहा हूं, लिहाजा मेरे साथ न्याय किया जाए। कोर्ट ने सुना और उसकी जो तमाम दलील बहस हुई, उसकी जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन ये चालाक अपराधी यही नहीं रुका, इस सजा के खिलाफ वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज की तारीख तक वो जो केस है रिंपा हल्दर का उस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया। 3 में से वो पहले 3 जो केसेस थे उसमें वो पहले बच गया। चौथा केस जो रिंपा हल्दर का था वो अभी तक लंबित है और 12 अभी तक लंबित चल रहा था। अब बचे 12 केसेस। सीबीआई की 12 जो कोर्ट है उसने 12 केसेस में उसको फांसी की सजा सुना दी। जो 12 केस बचते हैं उसमें भी सीबीआई को गाजियाबाद कोर्ट है, उसने उसको फांसी की, उसके अपराध को जघन्य मानते हुए, क्रूर मानते हुए, गलत तरीके से निर्मम हत्या, कुकर्म बलात्कार के बाद निर्मम तरीके से हत्या, शवों को खाने के जुर्म में उसको 12 के 12 केसेस में फांसी की सजा सुना दी गई। उसके बाद वो फिर हाईकोर्ट पहुंचता है, अपनी सजा के खिलाफ चैलेंज करता है। चैलेंज करके वहां तमाम दलीलें होती हैं, पेशी होती है, गवाही होती है,
बात सुनी जाती है, वकीलों की बहस चलती है, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहस में ये पाया गया कि जो 12 केसेस हैं उसमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे लगे कि ये फांसी के लायक है। लिहाजा 12 के 12 केसेस में उसको कल यानी 16 अक्टूबर 2023 के दिन देश के सबसे बड़े घटनाक्रम वाले फैसले में, देश को हिलाने वाले फैसले में सीबीआई की कमजोरी के चलते इस जघन्य अपराधी को 12 के 12 केसेस, जो फांसी के केसेस थे, जिन केसों में उसको 12 मामलों में फांसी मिली थी, 12 में उसको बरी किया गया। जी हां, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाक्रम है ये देश के जो न्याय प्रक्रिया में। कल की जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा 15 बार फांसी मिली हो और 15 बार फांसी को चैलेंज करके वो बच गया हो, उसकी फांसी की सजा रद्द की गई हो, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। लिहाजा फिलहाल अब उसके खिलाफ सिर्फ एक मामला बचता है, रिम्पा हल्दर केस वाला, जो बलात्कार फिर हत्या, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लिहाजा फिलहाल इस वक्त जो अपराधी है सुरेंद्र कोहली, वो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है और अभी वो अपने खिलाफ, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। याचिका लगातार पेश, जो अपनी प्रार्थना पत्र है वो पेश कर रहा है, याचिकाएं डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या सजा सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उस एक केस को छोड़ करके सारे मामलों में वो बरी हो गया, सारे मामले उस पर हटा लिए गए। अब इस केस में यदि आगे जो फैसला आता है वो मुजरिम बनता है तो उसको सजा होगी यकीनन। यदि वहां से भी बरी हो जाता है तो यकीनन तौर पर वो जेल से बाहर होगा। लेकिन इस फैसले के बाद एक बहुत बड़ा सवाल देशवासियों के मन में, दुनिया के मन में ये पैदा हो रहा है कि इतनी बड़ी जघन्य हत्या होने के बाद 19 बच्चों का अपहरण, फिर कुकर्म, फिर हत्या होने के बाद 19 नरकंकाल बच्चे नाले में, उनकी डेड बॉडी मिलने के बाद, उनके बॉडी पार्ट के खाने के बाद, फिर यदि ये बेकसूर है, इसके खिलाफ फैसले, जो इसके खिलाफ सजा दी गई, वो सीबीआई द्वारा जो आरोप लगाए गए वो सारे बेकार साबित हुए, फिसड्डी साबित हुए, फिर इनका असली हत्या का असली गुनहगार फिर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस हत्याकांड जिसने देश को हिलाया था, फिर उनका असली हत्यारा जो है कौन है? और किस प्रकार सीबीआई ने कमजोर दलील न देकर के कोर्ट में इसको पेश किया। और जिस वक्त सीबीआई पूरे तरीके से कह रही थी, मजबूती से कह रही थी कि हमने इसको पकड़ लिया है, पूरे तमाम साक्ष्य जुटा लिए हैं, तो इस वक्त वो साक्ष्य क्यों पेश नहीं कर रही है सीबीआई हाई कोर्ट में? इसके खिलाफ क्यों पेश नहीं कर रही कि ये वाकई मुजरिम है, लिहाजा इसको मौत की सजा दी जाए? और इस कांड के बाद सीबीआई की जो कार्यशैली है, प्रणाली, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा कांड हुआ, आपने इतने बड़े जघन्य अपराध को खोला, उसके बाद आपने ऐसे तमाम सबूत मजबूत क्यों पेश नहीं कर पाई जिससे इनको इसकी फांसी की सजा बरकरार रहती, कोर्ट उसको ना पलटता? लिहाजा बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस फांसी के बाद सबसे बड़ा सवाल देशवासियों के मन में यह आ रहा है कि इतने बड़ी हत्याकांड के बाद यदि ये बेकसूर बच जाता है तो फिर उस 19 बच्चों का हत्या, कुकर्म, बॉडी पार्ट खाना, बॉडी नाली में, जो नाले में 19 बच्चों के दुर्दान तरीके से शव, छत बचा, सब काट के पीसों में मिले थे, वो फिर बच्चों का कातिल कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बार लगभग ये 2014 की बात है, 7 सितंबर 2014 में एक बार सुरेंद्र कोहली को बिल्कुल फांसी होने ही वाली थी। कुछ घंटे पहले फांसी का आदेश आया। ये डासना जेल में बंद था। डासना से इसको पुलिसकर्मी लेकर के सीधे पहुंचते हैं मेरठ की जेल में। मेरठ की जो सेंट्रल जेल है वहां लेकर के पहुंचते हैं। सुबह का, रात का वक्त होता है तो अचानक जेल में हलचल बढ़ती है। जेलर, तमाम पुलिसकर्मी गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं। इसको जेल से बाहर, सेल से बाहर निकाला जाता है। सेल से बाहर निकालने के बाद इसको सीधे मेरठ ले जाते हैं। इसको नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा, हमें कहाँ ये ले जा रहे हैं। जब मेरठ जेल पहुंचता है तो वहां के जेलर से इसको पहली बार ही पता लगता है कि सुबह 6 बजे से पहले तुमको फांसी होगी, तुम्हारा जो डेथ वारंट है, जो डेथ वारंट है वो हमारे पास आ चुका है, फांसी होगी। लिहाजा कुछ घंटों के बाद जब मीडिया में ये खबर फैली, मीडिया को भनक लगी, तो पूरे देश में खबर चली। उसके बाद एक महिला हैं जो समाजसेवी थी, जो ह्यूमन राइट को डिफेंड करती थी, वो तुरंत दिल्ली पहुंचती हैं। किसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से, जो जज साहब हैं, उनसे मीटिंग करने की बात कहती हैं। फिर किसी और के माध्यम से उनकी मीटिंग होती है। रात में ही एक जज साहब के यहाँ एक स्पेशल कोर्ट लगता है इस घटना के लिए, तो वो दलील देती हैं कि ये तमाम उसके जो हनन है, मानवाधिकार है, उसका हनन है, उसको आगे राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से उसको, उसकी जो सजा है उससे माफी का अधिकार होना चाहिए, लिहाजा उसको और वक्त दिया जाना चाहिए। सारी रात कोर्ट चलती है और एन वक्त पर, फांसी से चंद घंटे पहले सुबह के वक्त ये तय किया जाता है कि इसकी फांसी रोक दी जाए। इधर जल्लाद जेल पहुंच चुका था, रस्सी तैयार थी, फांसी की पूरी तैयारी हो रही थी, रिहर्सल हो चुका था।
उसी वक्त जेलर को फोन किया जाता है कि ये फांसी है सुरेंद्र कोहली की, आप रोक दीजिए। लेकिन जेलर कहते हैं मैं फोन पर ये आदेश नहीं माना जाता, ये मान्य नहीं है। अब चूंकि दिल्ली से एकदम ऑर्डर भेजना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि तब तक फांसी के वक्त निकल सकता था, लिहाजा फौरन उनको एक फैक्स दिया गया। और उसके बाद कहा गया कि हमारे कुछ जो नुमाइंदे हैं, बंदे हैं, वो जो सजा के खिलाफ जो फांसी रोकने का जो पत्र है वो लेकर के फौरन निकल रहे हैं, लिहाजा फांसी रोक दीजिए। तो पहली बार मौत से कुछ मिनट, कुछ घंटे पहले फांसी होने वाली थी, लेकिन इस सुरेंद्र कोहली की फांसी बच गई, रोक दी जाती है। उसके बाद तमाम घटनाक्रम होता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट जाता है, और सब जगह से सबूतों के अभाव में बच जाता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से घटनाएं करने वाला यदि कोहली नहीं है, फिर इतनी बड़ी देश को हिलाने वाला 19 बच्चों का हत्यारा फिर असली कातिल कौन है? इस सवाल का जवाब पूरे भारतवासी को है। निश्चित तौर पर सुरक्षा जो न्याय एजेंसियां हैं, जो न्याय का अधिकार है, न्यायिक एजेंसियां हैं, उनको इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर देना होगा। और कानून जो रखवाले हैं, कानून व्यवस्था जो संभालते हैं, उनको भी इस सवाल का जवाब बिल्कुल